नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य की कविता, जिसका शीर्षक है आह धरती कितना देती है। ये जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत साहब की, धरती कितना देती है, ये उनकी सत्कर्म की प्रेरणा देने वाली कविता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि हम सही दिशा में प्रयत्न करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इस कविता में हम संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, साथ ही साथ इसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी क्लास में 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं और आपको किसी भी विषय में यदि कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ से आप अपनी सब्जेक्ट, अपनी रुचि का जो है वो विषय वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं इन कविता की व्याख्या, जिसका शीर्षक है धरती कितना देती है। यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। वो जो भी प्रयत्न करेगा, जो भी प्रयास करेगा, उसका फल उसे निश्चित मिलेगा। ये हमारी जो धरती है, भारत माता है, ये सोने के समान कीमती फसलें उगाने वाली हैं। ये रत्न प्रसूनी है। जैसे बीज हम इस धरती में, जैसे बीज हम इस मिट्टी में बोएंगे, वैसे ही फल जो है वो उत्पन्न होंगे। और इस धरती पर मनुष्य को प्रेम, मानवता, सक्षमता, ममता के बीज बोने हैं। इनकी सुनहरी फसलें उगेगी तो संसार में सुख सुविधा और प्रेमपूर्ण वातावरण उत्पन्न होगा। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसा हम काम करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे, उसी के अनुरूप फल मिलेगा। यहाँ पर कवि अपने जीवन की एक छोटी सी घटना याद दिलाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने भी छुटपन में पैसे बोए थे, सोचा था पेड़ उगेंगे, मैं बड़ा सेठ बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब कवि ने एक बार सेम के बीज जमीन में डाल दिए, जब बारिश हुई तो वो बीज उग गए, और उसका वर्णन इस कविता में इन्होंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज धरती कितना देती है। आह धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। यहाँ पर कवि अपने बचपन की एक घटना याद दिलाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने छुटपन का मतलब होता है बचपन, जब मैं छोटा था तो उस समय बचपन पे मैंने छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे और रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। कलदार का मतलब होता है सिक्का जो मशीन में ढाला जाता है। खनकेंगी का मतलब होता है सिक्कों के टकराने के से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, उस आवाज़ को यहाँ पर खनकेंगी कहा गया है। और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। तो यहाँ पर कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत साहब कि ये धरती कितना देती है। धरती हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हमारा प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक बार बचपन में मैंने जो है ज़मीन में पैसे बो दिए थे, है ना। छुटपन में मैंने छिपकर पैसे बोए थे, और तब सोचा था कि इन पैसों से जो सिक्के मैंने बोए हैं, जो पैसे मैंने बोए हैं, इससे पेड़ मतलब पौधे उगेंगे, पौधे बड़े होंगे, पेड़ बनेंगे, पेड़ पर फल लगेंगे, पेड़ पर जो है वो पैसों के फल लगेंगे, और उन पैसों से मैं बहुत सारे रुपए इकट्ठे करके मैं बड़ा सेठ बनूंगा। वो जो पैसे, जो सिक्के उगेंगे, उसकी कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। मतलब उन सिक्कों की, जैसे जो सिक्के, कलदार का मतलब होता है मशीन में जो सिक्के ढाले जाते हैं, जब हम सिक्के इकट्ठे करते हैं तो सिक्के आपस में टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, उसकी आवाज़ जो है वो खनकेगी और मैं बहुत मोटा सेठ बन जाऊंगा। तो ये जो है कवि ने सोचा था। आगे बढ़ते हैं। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अब देखिए भाई साहब कि पैसों से तो पेड़ उगने से रहे, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं जैसा मैंने सोचा था, जैसा कि मैं मोटा सेठ बनूंगा, लेकिन पैसे तो उगने से रहे, मतलब गलत प्रयास किया था तो उसका परिणाम तो मिलना था नहीं। इसीलिए
पर अब कवि का क्या कहते हैं कि पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा। अब यहाँ पर धरती को बंजर कहा गया। बंजर धरती ऐसी धरती जहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगती है। तो अनुपजाऊ भूमि में बोए गए रुपयों से एक भी रुपया नहीं उगा। कवि की जो सेठ बनने की जो कल्पना थी वो फलीभूत नहीं हुई। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार किसी सम्मानीय मनुष्य के आने पर उसके रास्ते में कपड़ा बिछाकर हम उसका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार कवि अपनी बचपन की कल्पना में डूबकर रुपयों के उगने और पौधों से पेड़ बनने की और उस पर रुपए लगने की जो है एक प्रकार से प्रतीक्षा करता रहा। बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। तो इस बंध्या मिट्टी ने जो है कोई भी पैसा नहीं उगला, पौधा उगा नहीं और मेरे सपने मिट गए, धूल हो गए मेरे सारे सपने। मैं हताश होकर के, निराश होकर के कई दिनों तक बाट जोता रहा। जिस तरीके से हम किसी के आने का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से मैं इन पैसों से पौधे उगने का इंतजार करता रहा। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, बाल कल्पना का मतलब होता है बच्चे की जो कल्पना होती है, उस कल्पना का अपलक पावड़े बिछाकर, पावड़े मतलब जब कोई मेहमान आता है हमारे घर पर, कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो हम उनके स्वागत के लिए जो रेड कारपेट बिछाते हैं वो एक प्रकार से पावड़े कहा जाता है। तो इस तरीके से मैं उसका इंतजार करता रहा कि उगेंगे उगेंगे उगेंगे, पैसे लगेंगे, मैं सेठ बनूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अबोध था। अबोध यानी मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे पता नहीं था कि पैसे नहीं उगते हैं। मैंने गलत बीज बोए थे, मैंने गलत प्रयास किया था। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैंने रुपयों के रूप में उसमें ममता का मतलब होता है मातृत्व, मतलब माता का जो प्रेम होता है अपनी संतान के प्रति, और तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, मतलब कुछ पाने की इच्छा जो है। इस प्रकार मैंने ये जो है गलत यहाँ पर प्रयास किया था। तो यहाँ पर कवि कहता है कि बचपन में मैंने पैसे उगने की जो कल्पना की थी और सोचा था कि मैं धनवान बनूंगा, इसका यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। साथ ही कवि कह रहा है कि चूंकि मैं छोटा था, मैं बच्चा था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अबोध था, और भाषा इसकी बिल्कुल सरल और साहित्यिक भाषा है। यहाँ पर अनुप्रास रूपक और रूपक अलंकारों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अर्धसती हहराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा फूली, सरदे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कंपे, तरु झरे खिले वन। ओ जब फिर से गाड़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह में यों ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो। अब क्या कहता है कवि यहाँ पर आगे, पंत जी यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि अर्ध सदी हहराती निकल गई। अर्ध सदी का मतलब होता है आधी शताब्दी, यानी लगभग 50 वर्ष जो है वो निकल गए। हहराती का मतलब होता है पता ही नहीं चला कब निकल गई, जो है वो निकल गई, मतलब समय बीतता गया और मैं लगभग 50 वर्ष का हो गया। कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, पता ही नहीं चला इतने वर्ष जो है वो बीत गए। और यहाँ पर ये कहा गया मधु का मतलब होता है बसंत ऋतु, पतझर यानी पतझड़ जो है एक ऋतु होती है, मतलब मौसम होता है जब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से। तो बीत गए मतलब जब अर्ध शताब्दी हुई है, लगभग 50 वर्ष हुए हैं, तो इतने ही बसंत गए होंगे, इतने ही पतझड़ गए होंगे, समय बीतता गया। कहने का तात्पर्य यही था कि समय इतना जल्दी चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला। ग्रीष्म तपे यानी गर्मी की ऋतुएं भी गई, वर्षा फूली वर्षा ऋतुएं भी गई, सरदे मुस्काई शरद ऋतु भी आकर के चली गई। सीसी कर हेमंत कंपे, तरु झरे खिले वन। और इस तरीके से हेमंत ऋतु भी आई, भयंकर ठंड भी पड़ी, पेड़ झड़ गए और वन भी खिल गए। मतलब ये समय बीतता गया। यहाँ पर कवि इस प्रकार जो है वो यहाँ पर बता रहा है। तो आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, आगे कवि यहाँ पर कहते हैं कि फिर एक बार और फिर जब फिर से गाड़ी ऊदी लालसा लिए। गाड़ी ऊदी लालसा का मतलब होता है लालच लिए, यानी काली बैंगनी रंग की, ऊदी का मतलब होता है काली बैंगनी रंग की लालसा लिए। जब एक बार फिर से मैंने एक बार फिर से गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। वो काले काले
कजरारे यानी काले काले बादल जो है पुनः धरती पर बरसे, यानी एक बार फिर से मेघ बरसा, एक बार फिर से बारिश हुई। और जैसे ही जमीन जो है वो गीली हुई तो मैंने कौतूहलवश, कौतूहलवश का मतलब होता है यूं ही, मतलब जिज्ञासा के साथ, बिना किसी प्रयोजन के, आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही अंगुली से हिलाकर आंगन के, यानी जो आंगन होता है अपने घर का, उस आंगन के किसी एक कोने में जो गीली मिट्टी थी, बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से जो मिट्टी गीली हुई थी, उस गीली मिट्टी को उंगली से सहलाकर कवि ने एक बार सेम के बीज दबा दिए उसमें, है ना, बीज सेम के दबा दिए। सेम मतलब एक प्रकार की फली होती है जो सब्जी बनाने के काम आती है। तो यहाँ पर सेम के बीज दबा दिए, भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो। कवि कहता है कि मैंने उन बीजों के रूप में उसने धरती के आंचल में मूल्यवान रत्न, मणि माणिक का मतलब होता है मूल्यवान रत्न, जो है वो बहुमूल्य रत्न मैंने उसमें गाड़ दिए थे। यहाँ पर कवि ने जो है अलग अलग ऋतुओं का वर्णन किया है, जिसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत आदि अनेक ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया है। काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन जो है वो होता रहा है, और यहाँ पर कवि ने शिशिर ऋतु को भुला दिया है, 5 ऋतुओं का ही वर्णन किया है। भाषा साहित्यिक संस्कृत निष्ठ है, और यहाँ पर मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी इस जो है वो पद्य में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। मतलब ये जो घटना थी, कौन सी, सेम के बीज जो उस गीली मिट्टी में लेखक कवि ने दबा दिए थे, इस घटना को मैं भूल गया, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी जिसे मैं याद रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से देखा, आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की। अब जब कवि ने यहाँ पर कहते हैं पंत जी कि मैं उस घटना को भूल गया कि मैंने कभी मेरे घर के आंगन के किसी कोने में जो है वो सेम के बीज दबा दिए हैं, और ये कोई बात भी नहीं थी जिसे मैं याद रखता। पिछली बार तो मैंने पैसे बोए थे तो वो घटना तो मुझे याद थी, लेकिन ये सेम के बीज बोने वाली कोई छोटी सी मामूली सी घटना जो है वो इस कोई याद रखने वाली बात नहीं थी। किंतु एक दिन शाम को जब मैं आंगन में टहल रहा था और तब सहसा यानी अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर जो है मैंने देखा कि मैं हर्ष विमूढ़ हो उठा विस्मय से। तो मैंने जो कुछ भी घटना देखी मैं उससे खुश हो उठा, मुझे आश्चर्य हुआ, मैं जो है वो हर्ष विमूढ़ हो गया। देखा आंगन के कोनों में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। तो जब जैसे ही उन्होंने देखा कि आंगन में अनेक छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, और वे पौधे छोटे छोटे छाते ताने हुए, जिस तरीके से आपने देखा होगा बारिश में हम छाता जो है वो तान देते हैं, उसी तरीके से वो जो पत्ते निकले थे ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे नवागंतुक जो है वो छाता ताने हुए उनके आंगन में खड़े हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं इनको छाता कहूँ या फिर विजय पताकाएं जीवन की। मतलब जो है ये हो सकता है कि छाते अथवा विजय की घोषणा करने वाले झंडे भी इसे जो है वो कहा जा सकता है। और उन्होंने इन छोटे छोटे इनको जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, आगे कवि कहता है कि यह हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। मतलब इनको मैं छोटी छोटी हथेलियाँ फैला रखी हो ये कहूँ, या छाता ताने रखे हो ये कहूँ, या फिर जीवन में विजय प्राप्त करने की ध्वजाएं लहरा रहे हो, ये भी मैं इसे कह सकता हूँ। कुछ भी कहूँ किंतु वे हरे हरे, है ना, वे हरे हरे उल्लास से भरे, वे प्रसन्नता से भरे पौधे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। जिस तरीके से चिड़ियों के बच्चे उस अंडे को तोड़कर के बाहर निकलते हैं और उड़ने का मन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पौधे उगे थे वे इसी तरीके से ऐसे लग रहे थे जैसे मान लीजिए चिड़ियों के बच्चे अंडे फोड़ करके बाहर निकले हो और पंख फैला करके, पंख मार का मतलब होता है पंख फैला करके उड़ने के लिए उत्सुक हो। इसी प्रकार से ये छोटे छोटे पौधे भी जो है वो एक प्रकार से लग रहा था उड़ने को उत्सुक हैं। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता। निर्निमेष का मतलब होता है कि बिना पलक झपकाए मैं उनको देखता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से इस धरती माँ ने जो सेम के बीज मैंने बोए थे वो आज जो है उसमें से उग करके बाहर निकल गए। तो मैं पलकें झपकाए बिना देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में।
अब अचानक कवि को याद आया कि मैंने कुछ समय पहले जो है इस आंगन के इस कोने में सेम के बीज बोए थे और 19 से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 से बौने पौधों की पलटन, पलटन का मतलब होता है सेना की टुकड़ी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि वे आज आंगन में जो है वो छोटे छोटे पौधों के रूप में उग गए थे और छोटे छोटे पौधों की ये जो सेना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मान लीजिए ये कोई सेना हो, और मतलब मेरी आंखों के सम्मुख, मेरे आंखों के सामने बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से जो है ये छोटी छोटी सेना जो है वो खड़ी थी। नन्हे नाटे पैर पटक, मतलब उनके छोटे छोटे पांव थे, इन छोटे छोटे पांवों से ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। आगे, तब मैं उनको राह देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। तो यहाँ पर अब क्या कवि क्या कह रहा है कि तब मैं उनको राह देखता, जब कवि ने देखा छोटे छोटे इतनी असंख्य पौधे जब वहां पर उग गए थे तो मैं उनको देखता रहा, और धीरे धीरे समय, जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे कवि कह रहा है कि अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, और उसमें से पत्ते निकले, वो और आगे बढ़ते गए, ऊपर उठते गए, और पता नहीं कितने सारे पत्तों से वो झाड़ियां जो है एक प्रकार से लद गई थी, और अनेक जुरमुट छोटे छोटे तंबुओं की तरह जो है वो तन गए थे। मखमली चंदे का मतलब होता है तंबुओं की तरह वो है जो है तन गए थे। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और वो बेलें मतलब चूंकि सेम का जो पौधा होता है वो बेलों के रूप में फूटता है और उस पर जो है वो फिर फलियां लगती हैं। तो ये जो सेम की बेलें थी, ये बेलें एक दूसरे से लिपटकर आंगन में फैल गई और लहराने लगी, और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का मतलब होता है कि जब बाड़ लगाने के लिए हम इस प्रकार का एक ऐसा बनाते हैं, मतलब बाड़ टाइप, तो उसका सहारा लेकर के ये हरे हरे 100 झरनों, जैसे मान लीजिए फूट पड़े हो, इसी तरीके से जो है वो पेड़ पौधे उसकी दीवार का सहारा लेकर के आगे बढ़ने लगे, और हरे हरे रंग से के ये ऊपर की ओर फूटने वाले सैकड़ों झरनों के समान प्रतीत हो रहे थे। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैंने जो सेम के बीज बोए थे उसमें से पौधे उग गए थे। भाषा इसकी बड़ी सरल है, और यहाँ पर मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग इस पद्य में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, छोटे तारों से चितरे फूलों के चींटे, झागों से लिपटी लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी कलियां, उफ उनकी क्या गिनती। अब यहाँ पर कहते हैं कि सेम के पौधों के परिवार की तेजी से बढ़ता देखकर कवि इतना विस्मित हुआ कि कुछ भी बोल नहीं सका। मैं अवाक रह गया। अवाक रहना मतलब मुझे वो जो वंश कैसे बढ़ता है मैंने देखा ना, इतनी लगातार उसमें वृद्धि हो रही थी, असंख्य बेलें फूट रही थी, असंख्य उसमें फलियां लग रही थी, तो मैं ये देख करके जो है एक प्रकार से अवाक रह गया। छोटे तारों से चित्रे, जिस तरीके से आकाश में तारे चित्रे चित्रे दिखाई देते हैं, उसके समान जो है ये फलियां, ये जो है इसके फूल जो है वो चित्रे हुए दिखाई दे रहे थे। फूलों के चीटे, यानी उस पर जो फूल लगे थे वाइट वाइट कलर के, सफ़ेद सफ़ेद कलर के, वो उस नीले आकाश में तारों के समान जो है वो दिखाई दे रहे थे। झागों से लिपटी लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे, और ये जो फूल थे वो फूल उन हरी भरी लहराती बेलों पर तारों के समान बिखरे हुए पौधों से लिपटी हुई छोटे छोटे फूल अत्यंत सुंदर लग रहे थे। मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि अमावस्या के हंसमुख आकाश की तरह लग रहे थे, या फिर किसी स्त्री की चोटी में गूंथे मोतियों से प्रतीत हो रहे थे। मावस का मतलब होता है अमावस। अमावस्या की रात को, चूंकि अमावस्या को रात पूरी अंधेरी होती है, और उस अंधेरी रात में तारे बहुत अच्छे चमकते हैं, तो अमावस की रात के समान उस आकाश में ऐसा लग रहा था कि जैसे दांत खिलखिला करके वो हंस रहे हैं, या फिर किसी स्त्री की चोटी में जो फूल लगाए जाते हैं, मोती लगाए जाते हैं, उसी के समान ये चटक रहे जो है वो सुंदर दिख रहे थे। और आंचल के बूटों से, या फिर किसी की आंचल में
उसकी सुंदर साड़ी के पल्ले में जो बूटे काटे जाते हैं उस बूटों के समान लग रहे थे। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें फलियां लगी, इतनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, सुंदर सुंदर फलियां। ठीक है, तो असंख्य चौड़ी पतली उसमें फलियां जो है वो लगने लगी, वे अत्यंत प्यारी लग रही थी। उन फलियां जो है पतली चौड़ी कलियां, उफ इनकी क्या गिनती, कितनी सारी फलियां थी, मतलब इनकी जो है वो कोई गिनती नहीं हो रही थी। लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, फलियां जो है वो फलियां लंबी लंबी अंगुलियों के समान दिखने वाली थी और साथ ही साथ लंबी लंबी तलवारों से, क्योंकि उसकी आकृति उन फलियों की जो है वो तलवारों के समान होती है। पन्ने के प्यारे हारों से, जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से जो है वो पन्ने का हार बनाया जाता है और उस पन्ने का हार जैसा होता है वैसे की वैसी लाइन में लगी हुई जो है वो पन्ने के हारों से लग रही थी। झूठ न समझें, कवि क्या कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप इसे झूठा नहीं समझे, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। चंद्र कलाओं से नित बढ़ती, जिस तरीके से चंद्रमा अपनी 16 कलाएं दिखाता है, चंद्रमा जिस तरीके से बढ़ते बढ़ते एक दिन जो है वो पूरा का पूरा गोल हो जाता है पूर्णिमा के दिन, तो इसी तरीके से उन चंद्रमा के कलाओं के समान ये लगातार बढ़ती जा रही थी। सच्चे मोती की लड़ियों से, सच्चे मोती की जो लड़ियां होती हैं उसके समान ये प्रतीत हो रही थी। ढेर ढेर खिल झुंड झुंड जिल मिलकर कचपचिया तारों से, इन फलियों के झुंड बैलों पर लटक रहे थे। इतनी सारी फलियां उन बैलों पर लगी थी। और कचपचिया तारों का मतलब होता है कि जिस तरीके से पूर्व दिशा में उगे हुए तारों का एक समूह होता है उसे कचपचिया तारे कहते हैं। तो वे आकाश में पूर्व दिशा में उगने वाले जिल मिलाते हुए कचपचिया तारों के समान जो है वो ये बैलों के ऊपर लगी हुई फलियां दिख रही थी। यहाँ पर कवि जो है अपने आंगन में जो सेम के बीज बोए थे और उसमें जो फलियां लगी थी उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। यहाँ पर कवि ने फलियों को जो है अनेक प्रकार से जो है उसकी तुलना करके यहाँ पर समझाने का प्रयास भी किया है। आगे बढ़ते। इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने, जी भर भर दिन रात मूल्य भरने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। अब देखिए यहाँ पर कवि फिर कह रहा है कि इन सेम के बैलों पर पैदा होने वाली फलियां कितनी सारी थी। इतनी फलियां टूटी कि जाड़ों भर खाई, मतलब उस पर इतनी फलियां लगी कि सर्दी के पूरे मौसम में हमने खाई। क्योंकि ये जो बीज बोया था वो बारिश के समय बोया था और बारिश के बाद में फिर सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो जब ये फलियां लगी तब तक सर्दी शुरू हो चुकी थी, तो हमने सर्दी भर, जाड़ों का मतलब होता है सर्दी के मौसम में खाई। सुबह शाम वे घर घर पकी, साथ ही साथ घर घर में सुबह और शाम इन फलियों को खाया गया, इन फलियों को सब्जी के रूप में खाया गया। पास पड़ोस के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। कवि कह रहा है कि हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जाने अनजाने, जिनको हम पहचानते थे नहीं पहचानते थे, उन सब लोगों में हमने इनको बंटवाया। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने, मतलब बंधु बांधवों का मतलब होता है जो हमारे भाई थे, उन भाइयों को, मित्रों को, दोस्तों को, अभ्यागत यानी बाहर से आने वाले लोगों को, मंगतों को यानी जो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, उन समस्त लोगों को जो है हमने खाया। जी भर भर दिन रात मूल्य भरने खाई। जी भर भर कर, धाप धाप करके, पेट भर भर करके पूरे पूरे मोहल्ले ने, समस्त लोगों ने इन फलियों को खाया। इतनी सारी फलियां जो है वो निकली थी। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहा है कि इन बैलों पर असंख्य फलियां लगी थी, समस्त लोगों ने पेट भर भर करके इन फलियों का आनंद जो है वो लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। यहाँ पर कवि कहता है कि अब मुझे पता चला है कि धरती माता कितना देती है। ये हमारी धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को, अपनी संतान को बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो देती है। बस बात यह है कि हमें सही दिशा में प्रयत्न करना है, हमें सही बीज बोना है, तभी उसमें से जो है वो रत्न के समान पैसा निकलेगा। यह भी कवि क्या कह रहा है कि नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। जब मैं बचपन में छोटा था, मुझे ज्ञात नहीं था कि क्या बोना है क्या नहीं बोना है, तो उस समय मैंने जो पैसे बो दिए थे खुद के लालच के लिए, खुद के लोभ के लिए,
उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि रत्न प्रसूनी है वसुधा। अब समझ सका हूँ, अब मुझे समझ में आया है कि ये जो धरती माता है ये रत्न प्रसूनी है, रत्न उत्पन्न करने वाली है, और जो है वसुधा जो है सबका पेट भरने वाली है ये धरती माता। अब मुझे ये समझ में आया है। आगे देखते हैं, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो धरती माता है इसमें ममता के दाने बोने हैं। इस धरती में सच्चे ममत्व और मनुष्यों की समानता के बीज बोने चाहिए, है ना। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें मानवता मन्मता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा करने से मिट्टी से बहुमूल्य फसलें उत्पन्न होगी। मनुष्य के परिश्रम पूर्ण जीवन से सभी दिशाएं हंसेगी, है ना। और कवि कहना चाहता है कि धरती पर लोगों को एक दूसरे के प्रति ममता, मानवता और समानता के भाव से जो है वो कार्य करना है, जिससे उगल सके धरती फिर धूली सुनहरी फसलें। इससे क्या होगा कि ये धरती माता सुनहरी सुनहरी फसलें जो है वो उगाएगी। मानवता के जीवन श्रम में हंसे दिशाएं। यहाँ पर कवि कहता है कि यदि इस तरीके से हम प्रयास करेंगे तो समस्त दिशाएं खुशहाल होंगी, चारों तरफ जो है वो जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। तो हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल उसका हमें मिलेगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें उसमें से मिलेगा। इसमें यहाँ पर कवि ने अनेक प्रकार के जो है जैसे सच्ची ममता के दाने, मानव ममता के दाने आदि पंक्तियों में जो है वो बार बार कवि ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि हमें सत्कर्म करने चाहिए। तो ये था आज की आपकी कविता सुमित्रा नंदन पंत साहब की धरती कितना देती है। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और पुनः मैं अगला वीडियो लेकर के शाम को फिर 5 बजे आपको मिलूंगा। आप इंतजार करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।